हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। सो भाई बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स के बारे में। और साथ ही साथ इसके साथ में ऐड कर देंगे स्वेट इक्विटी को। सर स्वेट इक्विटी पहले ही थैंक यू आ गया, अरे थैंक यू को पहले हटा देते हैं, चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। सो बच्चा पार्टी, बात बड़ी सिंपल सी है बच्चों। देखो, ये चैप्टर हमारे पास प्लस इसके साथ में हम लोग ऐड करेंगे बच्चों स्वेट इक्विटी, यस। चलो भाई, अब बात करते हैं, चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं, रंग-बिरंगे नोट्स पे आपको ले आते हैं। देखो, भाई अब शेयर बेस्ड एम्प्लॉयी कैसे है? बेटा कोई भी ऑर्गनाइजेशन अगर है, अगर मैं कहता हूँ चलो मुकेश अंबानी सर का रिलायंस ही क्यों ना हो, क्या वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं? सर अकेले कुछ भी नहीं कर सकते सब कुछ। अगर मैं बात करूँ बेटा मैं अकेले यहाँ पर क्लास में आ जाऊँ, अकेला आकर पढ़ा भी नहीं सकता हूँ। भाई टेक्निकल टीम लगती है, नोट्स बनाने वाले बंदे लगते हैं, टाइप करने वाले लोग लगते हैं, तब जाके तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं ना बेटा। तो ऐसे ही अगर कोई भी इंसान, चलो एक दुकान ले लेते हैं, कौन-सी दुकान पसंद है आपको? आप कहते हो सर वही मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, डोमिनोज़, ठीक है, या ना इसको ले लेते हैं डोमिनोज़ वाले को। अब डोमिनोज़ है या रिलायंस है या कोई भी बहुत बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन बच्चों अगर निकल कर आता है और डोमिनोज़ कहता है कि मेरे पास डोमिनोज़ इसलिए बड़ा है बच्चों क्योंकि डोमिनोज़ के पास ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं। कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन अपने आप काम नहीं करता, उसके लिए उसके एम्प्लॉइज़ काम नहीं करते हैं। कोई भी मूवी हिट नहीं होती है, जैसे उस मूवी के पीछे उनके लीडिंग एक्टर होते हैं या उनकी लीडिंग एक्ट्रेसेस होती हैं जो सबसे बड़ा खेल खेलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एनिमल मूवी देखी, तो एनिमल मूवी के अंदर हमने सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन-सा देखा? सर रणबीर कपूर, यस, है ना? सारे दुःख ही मिटा देंगे, सारी दुनिया जला देंगे, ठीक है भैया जो मर्ज़ी करो, पेपर मत जलाना बस। अब फंडा ये है कि ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए हमेशा से ही बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए, बहुत सारी कंपनीज़ के लिए बच्चों ऐसे ही कुछ बहुत बढ़िया शानदार एम्प्लॉइज़ रहते हैं। ओके, एम्प्लॉइज़ रहते हैं। यस, यस। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, इन एम्प्लॉइज़ को वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये एम्प्लॉइज़ हमें छोड़कर जाएँ। अगर ये एम्प्लॉयी बच्चों मेरी कंपनी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं क्या चाहूँगा? मैं ये चाहूँगा कि ये छोड़ के चला जाए या मैं ये सोचूँगा कि नहीं यार, मैं तो इसको यहीं पे रखूँगा, इसको कहीं नहीं जाने दूँगा। सर हाँ, हम लोग कभी भी उसको कहीं नहीं जाने देंगे, उसको कोशिश करेंगे कि वो बंदा हमेशा से ही हमारी कंपनी में हमारे साथ रहे। मैंने कहा ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयी को अपने पास रखने के लिए, इसको रिटेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, तरह-तरह के स्कीम्स को लॉन्च करता रहूँगा। जैसे एक कंपनी भी अपने ग्राहक को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिचार्ज करवाते हो, अमेज़न प्राइम टीवी साथ में मिल जाता है, रिचार्ज करवाते हो, एसएमएस फ्री मिल जाता है, पता नहीं कितने सारे सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाते हैं। क्यों? ताकि ग्राहक कहीं और जाए नहीं, ऐसे ही एम्प्लॉयी कहीं और ना जाए, इसके लिए हमारे पास ये सारी स्कीम्स होती हैं। अब इसके अंदर कुछ स्कीम्स के बारे में आपने सुना होगा, ईसोप, सॉरी, ईएसओएस, ईएसपीएस, उसके बाद स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम जिसे हम सार कहते हैं, या यहाँ पर जीईबीएस स्कीम्स या तो फिर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी निकल कर आती हैं जो हम अपने एम्प्लॉइज़ को कहते हैं कि भैया तुम कहीं मत जाओ, हम तुम्हारा पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे, तुम कहीं जाओ मत, बस तुम यहीं रहो। मैंने कहा ठीक है। क्या सर, बस इतना ध्यान रखना जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि बेटा एक अगर कोई बच्चा, एक कुँवारा बंदा अगर कोई है, कुँवारी बंदी अगर कोई है, यानी कि सिंगल अगर कोई है, तो उनको ससुर जी से कोई मतलब नहीं है। ससुर जी इज़ मोर ऑफ सेवी एंड कुँवारा बंदा इज़ जस्ट लाइक अ अनलिस्टेड कंपनी। एक अनलिस्टेड कंपनी का बच्चों ससुर जी से कोई लेना-देना नहीं है। इट इज़ ओनली अ पार्टिकुलर लिस्टेड कंपनी व्हिच हैज़ टू डील विद सेबी। एक बंदे की अगर मैं शादी करवा दूँगा, तो ही उसको अपने ससुर जी से लेना-देना होगा, तभी उनके ससुर जी होंगे, बिना शादी के ससुर जी नहीं हो सकते। ओह! ऐसा क्या? हाँ, तो ऐसे ही अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ सेबी। सिर्फ लिस्टेड कंपनी को ही सेबी से कोई भी लेना-देना पड़ता है, उसके अलावा नहीं। तो जो भी ये रेगुलेशंस हैं, ये ऐसी कंपनी पर अप्लाई होते हैं जो इंडिया में कहीं न कहीं लिस्टेड हैं और साथ ही साथ वो कोई स्कीम लेकर आती हैं। स्कीम किस बात की? जो एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट के लिए है। अब बेटा अगर पीडब्ल्यू मेरे को कहता है कि सर ठीक है, आप हमारे साथ आ गए, आप हमारे साथ को छोड़कर कहीं और मत जाना, मतलब हमारे साथ में ही रहना। ओके। आप एकदम ठीक-ठाक पढ़ा लेते हो, व्यूज़ आपके आते नहीं हैं, पर सर हमारे साथ में रहना, सर हमारी ऑर्गनाइज़ेशन में रहना, ओके। कह रहा यहाँ पर वो अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ ऐसा कह रहे हैं कि कंपनी की सिक्योरिटीज़ में डील करवा रहे हैं। सिक्योरिटीज़ में डील करवा रहे हैं, येस।
कंपनी की सिक्योरिटीज में डील करवा रहे हैं, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए काम करवा रहे हैं, या तो फिर इनमें से कोई भी एक स्कीम पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ओके, क्या कह रहा सर इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। जैसे स्कीम जो है वो सेटअप बाय कंपनी और अनदर कंपनी है। आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मैं कहता हूं जैसे रिलायंस। अब रिलायंस ग्रुप के अंदर न जाने कितने लोग काम करते हैं। अब इसी ग्रुप के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, या पेट्रोल लिख देता हूं, रिलायंस जियो, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस जियो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इनमें से ग्रुप कंपनी में से पेट्रोल वाली कंपनी ने अगर कोई स्कीम निकाल दी तो भी वो सब पर अप्लाई हो सकती है। यानी कि ग्रुप के अंदर अगर यहां पर कोई कंपनी है जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, ठीक है, रिलायंस डिजिटल, कह रहा सर अगर आपने, अरे यार शिट 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 शिट, अगर आपके भाई बहन ने बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप अगर कोई भी स्कीम निकाल रखी है तो कह रहे सर तो भी यही काम होगा। तो स्कीम इज फंडेड और गारंटेड बाय कंपनी और अनदर कंपनी इन इट्स ग्रुप। या तो फिर आपने क्या करा है, सेटअप करा है, फंडेड और गारंटेड करा है, या तो कंट्रोल और मैनेज बाय द सेम कंपनी, या तो आप खुद मैनेज कर रहे हो या तो आपके ही ग्रुप के अंदर कोई आपकी भाई बहन कंपनी है वो मैनेज कर रही है। मैंने कहा ठीक है, ओके। कह रहा सर अब एम्प्लॉय बोले तो, मैंने कहा सर देखो एम्प्लॉय के अंदर कोई भी आ सकता है। एम्प्लॉय के अंदर पर्टिकुलरली मैं तो इंक्लूड करता हूं जो मेरा एम्प्लॉय है। अब बच्चों चाहे वो इंडिया में काम करे या इंडिया के बाहर, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। क्या डायरेक्टर आते हैं इसमें? बिल्कुल डायरेक्टर आते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर हर एक टाइप का डायरेक्टर आता है। मैंने कहा यस। कह रहा सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा और साथ में प्रमोटर ग्रुप का बंदा नहीं आएगा, यानी कि प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो भी लोग हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ओके, ओके, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। हाँ, कह रहा सर देखो इसके साथ ही साथ अब बहुत बार आप क्या देखते हो, आपके ऐसे कोई एम्प्लॉइज हैं। अब आपकी कंपनी ले लेते हैं, चलो भाई आपकी कंपनी का नाम है जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो आपकी कंपनी का नाम है मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन के लिए आपके पास एक और ग्रुप कंपनी निकल कर आती है। मैंने कहा ओके, आपकी जो ग्रुप कंपनी है उसका नाम है सर्किट, सर्किट लिमिटेड। सर्किट लिमिटेड के अंदर एक बंदा काम करता है जिसका नाम है छोटा भीम, ठीक है। कह रहा सर मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर मुन्ना भाई के अंदर काम करते हैं संजय, या एक काम करते हैं मुन्ना भाई कंपनी तो चाहिए मेरे को, वो थोड़ी चाहिए। कह रहा सर अब ये क्या है, सर्किट क्या है? मैंने कहा सर्किट इज माय ग्रुप कंपनी बच्चों, सर्किट इज माय ग्रुप कंपनी। कह रहा हाँ, 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 हाँ। कह रहा सर बस ऐसे ही। अब आप चाहे ये ग्रुप कंपनी हो, चाहे आपका ये जो रिश्ता है ये होल्डिंग कंपनी का कहलाता है, ये सब्सिडियरी कंपनी का कहलाता है। कह रहा सर चाहे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कैसे भी इंक्लूड कर लो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पर कुछ लोगों को हम इंक्लूड नहीं करते। मैंने कहा वो कौन? कह रहा जो प्रमोटर ग्रुप के हों। मैंने कहा ओके। कह रहा इनको इंक्लूड मत करना, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। कह रहा ठीक है। कह रहा इसके साथ-साथ, कह रहा सर कोई ऐसा डायरेक्टर जो बाकी सब लोगों के साथ मिल मिलाकर आपकी कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा के शेयर्स को होल्ड करता है। अच्छा, तो ऐसे बंदे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। अब इसके साथ-साथ ईएसओएस क्या है? कह रहा सर ईएसओएस यानी कि साफ-साफ पता चल रहा है, जहाँ पे आपकी कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज़ को क्या कर रही है, ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन देने का मतलब क्या है कि लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। तेरी मर्ज़ी है भाई, लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो मत ले, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है बच्चों। अब 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे एम्प्लॉइज़ के पास सीधा-सीधा डायरेक्टली भी जा सकते हो और बाय ट्रस्ट भी जा सकते हो, ठीक है? या तो सीधा-सीधा चले जाओ, या तो बाय घूम के ऐसे ट्रस्ट से चले जाओ। कह रहा सर तो भी चलेगा। मैंने कहा ठीक है। क्या सर इसके साथ ही साथ जब भी हम लोग बात करते हैं, जब एक कंपनी, अब सर ईएसपीएस में क्या फ़र्क है? ईएसपीएस कैसे अलग है? ईएसओएस में क्या था? ऑप्शन था, एम्प्लॉइज़ को दे रहे थे डायरेक्टली या बाय ट्रस्ट। मैंने कहा हाँ, हाँ। कह रहा अब ईएसपीएस में क्या होता है बेटा? सुना है ना हमने, पब्लिक इश्यू आता है। हाँ, हाँ। पब्लिक इश्यू के बीच में से एक छोटा-सा, जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बा होता है रिज़र्वेशन का, हाँ,
तो मैं भी ऐसे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक हिस्सा बना दूँगा पब्लिक इश्यू के अंदर, किसका? एम्प्लॉइज़ का, कि भाई ठीक है, हमने ये छोटी-सी एक रिज़र्वेशन बना दी, लेडीज़ कंपार्टमेंट, जेंट्स कंपार्टमेंट, जैसे ट्रेन में जगह रिज़र्व्ड होती है वॉशरूम के लिए, तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी क्या करा, पब्लिक इश्यू के अंदर ही एक छोटा-सा हिस्सा अलग से बनाकर दे दिया, व्हिच इज़ बीइंग टर्म्ड एज़ ईएसपीए। ओके, कह रहा सर या तो फिर आया ट्रस्ट, मैंने कहा ट्रस्ट क्या करता है? सेकेंडरी एक्विजिशन करता है सर। सेकेंडरी एक्विजिशन अभी आगे चल के बताऊँगा। कह रहा अब यहाँ पर एक और काम निकल कर आता है। कह रहा सर जहाँ पर आपने एम्प्लॉयी के बेनिफिट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। आपने कहा यार सर एक काम करो, आप हमारे लिए काम करते हो यार, बताओ दिव्य सर आप पढ़ा रहे हो सुबह से लेके शाम तक। सर मज़ा आ गया सर। अब ऐसे ही कोई भी हेल्थ केयर बेनिफिट्स आएँगे, हॉस्पिटल केयर के बेनिफिट्स आएँगे, या जैसे मान लो मैं बीमार हो जाता हूँ तो पीडब्ल्यू कहता है कि सर आप बीमार हो गए, आप सर मर गए पढ़ाते-पढ़ाते, तो हम सर आपका पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा मेरा पूरा ध्यान रखोगे क्या? हम सर आपका पूरा ध्यान रखेंगे, पूरे तरीके से आपकी हेल्थ केयर, आपकी सिकनेस, आपके सारे बेनिफिट्स, कल को आपकी टक्कर हो जाए सर, कोई बंदा सामने से गाड़ी लेकर आए, आप फुटपाथ पे बैठे हो, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दे, फुटपाथ पे आप पे गाड़ी चढ़ा दे सर। कह रहे सर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका ध्यान रखूँगा। ओके। इसके बाद अगली टर्म खुद ही बताती है आरबीएस। आरबीएस क्या बैंक है? नहीं, 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 रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात हो रही। ओके, ओके, ठीक है। उसके बाद आता है सार, सार के अंदर हम लोग बात करते हैं जहाँ पर हम उसे एप्रिसिएशन दे रहे हैं। कह रहा है सर ओके, यानी कि अब सामने वाले बंदे को एप्रिशिएट करने के लिए वाह भाई वाह! क्या काम करा यार तुमने, क्या काम करा यार, है ना? कह रहा हमने क्या करा, उस बंदे को थोड़ा-सा एप्रिसिएशन दिया। अब ये एप्रिसिएशन जब किसी को बढ़ा ही देते हैं, वाह, वाह, वाह बेटा क्या काम करा, ये लो ₹500, है ना? तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको एप्रिसिएशन दे रहे हो, और एप्रिसिएशन इज़ इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ। आपने कहा वाह बेटा वाह! जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, घर वाले कहते हैं ये ले ₹200, ऐश कर बेटा, ऐश कर। जा जी ले अपनी ज़िंदगी, खुल के जी। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं फिर से एप्रिसिएशन तो दे रहा हूँ, पर वो एप्रिसिएशन किस फॉर्म में है? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। मैंने आपको एक हक दे दिया कि ठीक है भैया, आप एप्रिशिएट हुए हो, अब इसके बदले में दोनों तरीके से ही हम इसकी सेटलमेंट करते हैं। ये सेटलमेंट कैश में भी होती है और शेयर्स में भी होती है। ठीक है। स्टार स्कीम क्या होती है? जो स्कीम बनाई जाती है। अब अगर कोई भी कंपनी बेटा अपने किसी एम्प्लॉयी को, ठीक है? कोई भी कंपनी अपने किसी एम्प्लॉयी को अगर मैं कहता हूँ स्टार देगी, तो वो स्टार एक स्कीम के चलते दिया जाता है। ठीक है? दैट इज़ स्टार स्कीम। कंपनी ने दिया तो डेफिनिटली अब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? आप एक स्टार देते हो, यानी कि स्टार स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, और जिसको मिलता है वो क्या करेगा? यानी कि जिसको मिल रहा है, ही विल बी टर्म्ड एज़ स्टार ग्रांटी। ओके सर, ओके। क्या अब स्कीम को चलाने के 2 तरीके हैं सर। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली चले जाओ सीधा-सीधा, बल्ले-बल्ले सीधा एम्प्लॉयी के पास जाओ और बोलो कि अरे मुबारक हो, मुबारक हो! बहुत बढ़िया जी, क्या काम करते हो आप? कंपनी आपको शेयर देना चाहती है, मालिक बनाना चाहती है। बहुत बढ़िया सर। या तो डायरेक्टली या तो फिर और बाय सेटिंग अप एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट। अब देखो, डायरेक्ट रूट कैसे काम करता है, थोड़ा-सा इस फंडे को समझते हैं। कि अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो एम्प्लॉयी के पास, सबसे पहले आप उसे एक ऑप्शन दोगे। ऑप्शन कैसे मिलता है बच्चों? देखो गली में भी आवाज़ आती है, आलो लले आलो। अब आवाज़ आ रही है तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, चाहो तो ले लो, नहीं लेना मत लो। ठीक है? आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज़ किया, मतलब एम्प्लॉयी ने बोला येस, सार ग्रांटी ने बोला ये, ठीक है? और उसके बाद हम इसे इश्यू कर देंगे शेयर्स, सिंपल। आप डायरेक्टली एम्प्लॉयी के पास जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ अब आता है दूसरा फंडा। दूसरे फंडे के अंदर क्या बात होती है, यहाँ पर अब एक कंपनी ने बच्चों यहाँ पर एक ट्रस्ट रूट को एस्टैब्लिश कर दिया। कंपनी ने बोला डायरेक्टली मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। भई मेरे पास डायरेक्टली आने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक ट्रस्ट के थ्रू मेरे पास घूम कर आओ। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी सीधा-सीधा निकल कर गई यहाँ से। कंपनी सीधा-सीधा यहाँ से निकल कर जाती है और यहाँ पर सबसे पहले फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी इस बंदे को लोन दे देती है। हाँ। हाँ, कह रहा सर अब यहाँ पर कंपनी इसे शेयर इश्यू कर देगी। कंपनी कह रही है मेरे पास मत आना भाई, मेरे पास मत आना, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। तुम एक काम करो, मैंने तुम्हारे को ये शेयर डायरेक्टली इश्यू कर दिए, अब तुम ही डील करो सारे के सारे सिनेरियो से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपनी ने शेयर्स दे दिए। हाँ,
अब यहाँ पर कंपनी सीधा-सीधा बोलती है, भाई ठीक है, एक बात बताओ कौन-कौन सा बंदा है, कौन-कौन सा एम्प्लॉयी है, जो हमारे यहाँ पर शेयर लेना चाहता है? ठीक है। कह रहा सर अल्टीमेटली आपको एम्प्लॉइज़ को पता चल जाएगा कि अब मेरे को कंपनी के पास नहीं जाना है, मेरे को कहाँ जाना है? ट्रस्ट के पास जाना है। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, आप डायरेक्टली कंपनी पे जाते हो? नहीं, आप दुनिया जहान की वेबसाइट्स पे जाके खरीदते हो। तो अब क्या हो रहा है, जो एक ट्रस्ट मैंने यहाँ पर बनाया था, एम्प्लॉयी सीधा-सीधा इनके पास जाता है और अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज़ करता है। ओके। और सबसे पहले सर ऑप्शन भी तो दूँगा, इश्यू ऑफ ऑप्शन। मैंने एम्प्लॉयी को कंपनी एक ऑप्शन देगी कि हाँ सर, आपको हम बढ़िया तरीके से कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है? आपको हम बढ़िया तरीके से कोई शेयर दे रहे हैं, कोई स्कीम के अंदर लेकर आ रहे हैं। वो बोलेगा येस, अब येस बोलने की जो ज़रूरत है, वो येस कंपनी को नहीं बोलना, वो येस किसको बोलना है? इस ट्रस्ट को बोलना है। ठीक है? ओके। क्या सर अब इसने येस बोल दिया तो यही ट्रस्ट क्या करेगा जैसे वो कहता है ना छोटू, हाँ बेटा, अरे हाँ भैया आप दुकान पे जाते हो सामान लेने के लिए, दुकान पे जाते हो भैया वो एसी चाहिए था वोल्टास का। वो कहता है हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। कह रहा अच्छा कहाँ से लूँ? कह रहा भैया वो गोदाम पे जाके ले लो। आपने जाके ऑप्शन दिया, दुकानदार ने बोला ठीक है, उसने आपको इश्यू कर दिया ऑप्शन, आपने बोला येस, अब जाके मिलेगा कहाँ से? गोदाम से। ठीक इसी तरीके से अब आपको जो ट्रस्ट है, वो शेयर इश्यू कर देगा एम्प्लॉइज़ को। ठीक है? दैट विल बी 5 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफर हो जाएँगे। अब यहाँ पर इस कंपनी ने पूरे तरीके से जो इस एम्प्लॉयी वेलफेयर ट्रस्ट को लोन दे दिया था, ये जो एम्प्लॉयी वेलफेयर ट्रस्ट को जो लोन दे दिया था, इस लोन को ये क्या करेंगे? वापस कर देंगे। ध्यान रखना ये वाला फंडा थोड़ा-सा अलग है बस, इसको मत कन्फ्यूज़ करना। कंपनी ने ट्रस्ट रूट के चलते इसे लोन दिया और जब इसने शेयर इश्यू कर दिए, शेयर ट्रांसफर कर दिए, अब यहाँ पर अलॉट नहीं कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब अगर ये शेयर ट्रांसफर करेगा किसी को, अब कोई बंदा आया कह रहा भाई साहब ये आपके पास शेयर्स हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है शेयर्स हैं, ठीक है लाओ। कह रहा अब अगर बेटा मैं किसी भी बंदे से कुछ खरीदता हूँ, ये चलो ये पेन ही क्यों ना खरीद लेता हूँ। पेन खरीदूँगा तो वो बोलेगा ना लाओ ₹5 ₹5 लाओ। तो जैसे ही यहाँ पर शेयर्स ट्रांसफर होंगे, इस एम्प्लॉयी को क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, ट्रस्ट के पास पैसे आ जाएँगे और ट्रस्ट क्या करेगा? अपना लोन रीपे कर देगा। ज़्यादा ज़्यादा गंदा डायग्राम तो नहीं बना दिया मैंने, साफ कर देता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? रेड वाला हटा देते हैं तो साफ-सुथरा सा लगेगा थोड़ा। बेटर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें भी रहेंगी। कह रहा सर अच्छा अब एक बात बताओ अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, अब आप डायरेक्टली ना जाकर किसी ट्रस्ट के थ्रू जा रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो नहीं जाऊँगा डायरेक्टली, ओके, ठीक है। तो पहले से ही डिसाइड कर लेना और अगर आप ट्रस्ट वाले रूट से जाते हो बच्चों, अगर आप ट्रस्ट वाले रूट से जाते हो तो पहले ही डिसाइड करके चलना कि डायरेक्टली जाना है या ट्रस्ट से जाना है और अगर ट्रस्ट से जाना है तो आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। जब आप शेयर होल्डर अप्रूवल ले रहे हो तो उसी मौके पर पहले ही डिसाइड करके जाना कि भाई शेयर होल्डर को पहले ही बता देना हम डायरेक्ट एंट्री स्कीम ला रहे हैं या हम ऐसे घूम के ट्रस्ट से जा रहे हैं, पहले ही आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। कह रहा सर अगर मान लो ट्रस्ट वाली स्कीम आपने बना दी या आप आगे चल के कोई भी एक चेंज लेकर आते हो बच्चों, चेंज इन स्कीम, आप कहते हो नहीं सर जो स्कीम है हमने उसको चेंज कर दिया, ओके तो आपको एक एसआर पास करना होगा। मैं कहा लाओ जी। तो a fresh approval of shareholders by way of SR is required to implement such change. ओके, ओके। ठीक है। कह रहा सर बस एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपकी जो स्कीम है, उसके अंदर कहीं न कहीं सेकेंडरी एक्विजिशन या गिफ्ट या ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसी स्कीम को ट्रस्ट रूट के थ्रू ही लेकर जा सकते हो। ट्रस्ट रूट ओनली। सिर्फ ट्रस्ट रूट से जाना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रूट से आपको जाना होगा, उसके अलावा नहीं जा सकते। ठीक है सर, आसान है। कह रहा सर आपके पास जब भी एक कंपनी है तो वो बहुत सारी स्कीम्स उसके पास होती है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। कह रहा सर अब मान लो जैसे एक सिंगल ट्रस्ट है और उसके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे मैं हूँ, मैं जीआईजीएल भी पढ़ाता हूँ, मैं सीएमएसएल भी पढ़ाता हूँ, मैं एसएलसीएम भी पढ़ाता हूँ, मैं ईसीआईपीएल भी पढ़ाता हूँ। है ना? तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है पर बेटा हर एक क्लास के अंदर नोट्स अलग है ना। हाँ, तो ऐसे ही प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स हर एक ट्रस्ट जो है फॉर एवरी स्कीम अलग डॉक्यूमेंट बनाएगा। मैं कहा लो जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कह रहा बढ़िया हो गया सर? मैंने कहा बहुत बढ़िया हो गया यार, बहुत बढ़िया हो गया। कह रहा सर अच्छा चलो ठीक है। अगर मान लो आपने कभी कोई भी मॉडिफिकेशन करी,
मैंने कहा मॉडिफिकेशन किस बात में? कह रहा आप ट्रस्ट बनाओगे तो ट्रस्ट डीड भी बनाओगे। मैंने कहा हाँ, कह रहा ट्रस्ट डीड भी बनाओगे, उसमें अगर आपने मॉडिफाई किया तो स्टॉक एक्सचेंज को बता देना। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? जहां पे हमारी कंपनी लिस्टेड होगी। कह रहा ओके। कह रहा अच्छा, अब कंपनी होती है तो डायरेक्टर होते हैं, है ना? कंपनी होती है जो शेयर होल्डर होते हैं। अगर ट्रस्ट होगा तो कौन होगा साथ में? डिबेंचर्स वाले चैप्टर में भी ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ट्रस्ट होगा तो होगा ट्रस्टी। ठीक है? ट्रस्टी। कह रहा कोई भी इंसान को हम ट्रस्टी बना सकते हैं एक्सेप्ट इन सब लोगों को नहीं बनाएंगे। मैंने कहा कौन? कह रहा सर जो भी आपकी कंपनी का डायरेक्टर है या केएमपी है या प्रमोटर है। कहा, ठीक है यार। कह रहा सर या तो ऐसा कोई भी इंसान जो 10% से ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स को आपकी कंपनी में होल्ड करता है। कह रहा सर ठीक है। ओके। कह रहा आप बस 2 बंदों को सीधा-सीधा बाहर निकाल के रखना, डायरेक्टर, केएमपी या तो पर्सनल या प्रमोटर ऑफ द कंपनी, चाहे आपकी कंपनी के हैं, चाहे आपकी होल्डिंग कंपनी के हैं, आपकी सब्सिडियरी के हैं या आपकी एसोसिएट कंपनी के हैं। मैं इनमें से सबको ही या तो इनमें से कोई भी इनका जो रिलेटिव है, उनको भी सीधा-सीधा बोलूँगा, टाटा, टाटा, बाय-बाय, बाय-बाय, तुम्हारे को नहीं मिलेंगे भाई। तुम लोगों को तो मैं बात ही नहीं कर सकता, तुम लोगों को तो मैं ट्रस्टी नहीं रख सकता। कह रहा ठीक है। कह रहा सर अच्छा एक और चीज़ पे ध्यान रखना कि अगर मैं ट्रस्टी की बात करता हूँ, कह रहा तो सर वो वोट नहीं कर सकता इस बात का और ध्यान रखना। वोट नहीं कर सकता? कह रहा ना। कह रहा जो भी ट्रस्ट के पास शेयर्स हैं उनके लिए वो वोट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ओके। अब इसके साथ ही साथ जब भी आप कोई भी सेकेंडरी एक्विजिशन करते हो तो ये बात का और इंश्योर करना है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है। अब ये शेयर होल्डर का अप्रूवल कौन लेगा? अगर हम ट्रस्ट के जा रहे हैं, ट्रस्ट से घूम के जा रहे हैं, तो अप्रूवल कौन लेगा बच्चों? ट्रस्टी। ट्रस्टी विल टेक द कंसर्न्ड अप्रूवल। ओके, ओके, ठीक है। अब ऐसे मामले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रांज़ैक्शन करते हैं। अब ये डिलीवरी बेस्ड ट्रांज़ैक्शन कैसे होती है? जैसे आपने दुकान पे जाकर पेन खरीदा, आपने पैसे दिए, दुकानदार ने आपको पेन दे दिया। अब ये पेन की डिलीवरी आपको मिल गई। कोई ऐसा डेरिवेटिव वाला फंडा नहीं है कि शेयर ऊपर, शेयर नीचे, फ्यूचर, ऑप्शन, ना, 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 ना। कोई रोड़ा-रप्टा नहीं। लॉ कह रहा बड़ा सिंपल सा फंडा है, पैसे दे, चीज़ ले यार, बात खत्म कर। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग आपके यहाँ पर होनी चाहिए। अब साथ ही साथ बचपन का प्यार बेशक भूल जाना बच्चों, पर हर एक जगह पर ये लिखना मत भूलना कि कंपनीज एक्ट 2013 को भी फॉलो करना होता है, ये खून में होता है हमारे। कह रहा है यस। इसके साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज को आपने अपनी शेयर होल्डिंग भी बतानी है। कह रहा सर शेयर होल्डिंग, हाँ, कि आपकी कंपनी में प्रोमोटर के पास कितने शेयर हैं, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है, नॉन प्रोमोटर के पास कितने शेयर्स हैं, ये सारी बातें भी आपको करनी होती हैं। मैंने कहा ओके। कह रहा सर अच्छा, इसके साथ-साथ एक होता है प्राइमरी एक्विजिशन, एक होता है सेकेंडरी एक्विजिशन। अब ये सेकेंडरी एक्विजिशन कितना हो सकता है? इट कैन बी मैक्सिमम 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ, पूछो। सर एक ना सेकेंडरी एक्विजिशन का मतलब नहीं पता हमारे को। हैं? क्या बात कर रहे हो यार? सेकेंडरी एक्विजिशन का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, जब आपकी कोई भी कंपनी अपने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से यानी कि या फिर मैं कहता हूं जो कंपनी है, चलो छोड़ो, ऐसा और आसानी से समझो कि आपकी कोई भी कंपनी जब सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट समझते हो? हाँ, प्राइमरी मार्केट समझते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है जब आप शेयर इश्यू कर रहे हो? सेकेंडरी मार्केट कौन-सी होती है सर? जहाँ शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। शाबाश! जब भी कोई भी कंपनी अपने एक्जिस्टिंग शेयर्स सेकेंडरी मार्केट से खरीदती है, उसे हम सेकेंडरी एक्विजिशन कहते हैं। सेकेंडरी एक्विजिशन कहते हैं। हाँ, सिंपल सी बात। बाजार में से अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को खरीद रही है, जब आप बायबैक सुनते हो तो आप उसमें कई तरीके देखते हो। है ना? कई तरीके देखते हो। क्या सर ऐसे ही बायबैक के अंदर आप अपने शेयर होल्डर से ले रहे हो, एम्प्लॉयी से ले रहे हो, ओपन मार्केट से ले रहे हो, तो बस जो ओपन मार्केट वाला फंडा निकल के आ रहा है वो यही है। अच्छा, ठीक है। कह रहा सर अच्छा अब एक और चीज़ का ध्यान रखना। कह रहा मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैंने कहा इतना हो सकता है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अपने ट्रस्ट से सेकेंडरी एक्विजिशन करते हो, अपने ट्रस्ट से खरीदते हो, इट कैन बी मैक्सिमम 2% ओन। मैंने कहा ओके। कह रहा सर इसके साथ ही साथ एक और काम कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा मैक्सिमम सेकेंडरी एक्विजिशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम सेकेंडरी एक्विजिशन
अब कंपनी के पास 2 ही तो रास्ते हैं ना बेटा। अब अगर मुझे उठाकर अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज़ को शेयर इश्यू करने हैं तो 2 तरीके हैं। पहला या तो मैं फ्रेश इश्यू कर दूँ, नए शेयर्स को इश्यू कर दूँ, या तो मैं बाज़ार से खरीद के लाऊँ अपने एम्प्लॉइज़ को दे दूँ। यही तरीका है। कह रहा सर जो जब मैं बाज़ार से खरीद कर लाकर अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहा हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर सेकेंडरी एक्विजिशन। अब अगर ईसोप, ईएसपीएस, सार स्कीम की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 5% खरीद सकते हैं। अगर आपने ये जनरल बेनिफिट रिटायरमेंट स्कीम्स वाली बात करनी है तो 2% और बाकी सारी स्कीम्स का टोटल जो है मिलाकर जितनी भी स्कीम्स हैं सबका टोटल मिलाकर 5% आपकी पेड अप शेयर कैपिटल का ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो पेड अप शेयर कैपिटल है, इतना मैं मैक्सिमम सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अच्छा अब एक और चीज़ का ध्यान रखना। कह रहा सर ट्रस्ट वाले रास्ते से जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा ट्रस्ट वाले रास्ते से जा रहे हो तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड शुड बी 6 मंथ। कम से कम 6 महीने के लिए आपको पूरे तरीके से उन शेयर्स को अपने पास होल्ड करके रखना होगा और आप मना नहीं कर सकते। मैंने कहा ओह! सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कह रहा बहुत बढ़िया हो गया। यस। कह रहा अब इसके साथ-साथ ट्रस्ट ने क्या करा? मैंने कहा बाज़ार से खरीद कर लाया। कह रहा सर अगर बाज़ार से खरीद के लाओगे तो ऑफ मार्केट ट्रांसफर मत कर देना। मतलब एक तो होता है बाज़ार में जाके आप बेचते हो, एक आपने क्या करा अपने घर पे ही अपने दोस्त को बुलाया, अपनी गाड़ी उसके नाम कर दी, बाज़ार में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाजार में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्टॉक एक्सचेंज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप यहाँ पे अपने घर बैठे-बैठे ही फैसला कर गए। कह रहा है सर देखो ऑफ मार्केट ट्रांसफर वैसे तो अलाउड नहीं है, पर इन 2 सिनेरियोज़ में इट विल बी अलाउड। मैंने कहा वो क्या? कह रहा एम्प्लॉइज़ को दे रहे हो स्कीम के हिसाब से। मैंने कहा अच्छा। कह रहा या तो सर फिर टेक ओवर की नौबत आ गई है। टेक ओवर की नौबत आ गई है। हाँ, या तो टेक ओवर के अंदर आपको ऐसा करना पड़ रहा है, या तो फिर आपको बायबैक के अंदर करना पड़ रहा है। कह रहा इन दोनों के अंदर आप ऐसा कोई भी काम करते हो, कह रहा सर बायबैक के अंदर कोई सिनेरियो आ जाए या तो फिर कभी और आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स को मिल रही है तो। कैसे जनरली आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी बायबैक में और डीलिस्टिंग में दोनों में मिलती है। ओके। कह रहा सर देखो पहले तो मना कर दिया। अब कह रहा है सर कभी भी शेयर्स को शैल नॉट सेल शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप नहीं बेच सकते। सेकेंडरी मार्केट जहाँ चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है यार, नहीं बेच सकते। मैंने कहा नहीं बेच सकते। कह रहा नहीं। कह रहा पर इन फंडों के अंदर अलाउड है। वैसे तो नहीं बेच सकते पर अलाउ कर दिया हमने आपको 2-3 सिनेरियोज़ के अंदर जाओ ऐश करो। मैंने कहा ओके। कह रहा ऐश करें? मैंने कहा हाँ। कह रहा जब आपने एम्प्लॉयी को बोल दिया कि भाई तू हमारे को पैसे दे दियो एक्सरसाइज प्राइस के। मैंने कहा ठीक है। कह रहा और साथ ही साथ जो भी आपने उससे पैसा लेना है, आप पैसा भी ले लो सर, फ्री में मत बाँटो ना, लंगर मत करो इसका। ठीक है? ल भाई फ्री में अगर आपको सिंपल सा फंडा है, पैसे की ज़रूरत है, आप बेचना चाह रहे हो, कह रहे सर कोई बात नहीं, ट्रस्ट पहली बात तो तू ऐसा करेगा नहीं। पैसे की ज़रूरत पड़ गई तेरे को, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कर ले। आपने एम्प्लॉयी को बोला था, एम्प्लॉयी को पैसे की ज़रूरत है, ओके। एम्प्लॉयी कह रहा है कि सर देखो मेरे को तो अपना टैक्स भरना है सर। टैक्स ऑब्लिगेशंस के चलते ज़रूरत पड़ गई, कोई बात नहीं, बेच ले। कह रहा सर सार स्कीम के हिसाब से बेचने की ज़रूरत पड़ रही है, बेच ले। कह रहा अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ गई, मैंने कहा इमरजेंसी पड़ गई? कह रहा हाँ, इमरजेंसी पड़ गई तो ट्रस्टी क्या करेगा रीज़न्स को रिकॉर्ड करेगा, भेज देगा। कह रहा सर ठीक है। आपने बायबैक में पार्टिसिपेट कर लिया सर, कोई बात नहीं है। लोन को रीपे करना है, कंपनी पे लोन चढ़ गया है या आपके ट्रस्ट के ऊपर लोन इतना हो गया है, लोन रीपे करना है, भेज दे यार कोई बात नहीं। स्कीम को ही बंद कर रहे हैं, जो भी स्कीम्स आप लेकर आए थे, चाहे वो सार स्कीम है, ईएसपीएस है, ईसोप है, वो स्कीम ही बंद होने जा रही है, खेल खत्म। क्या सर अब इसके साथ ही साथ अगर आपको कभी भी आप क्या करने वाले हो, अप्रूवल आपको आ गया है बाय द बोर्ड, ओके, ठीक है? आपके पास बोर्ड का अप्रूवल आ गया और आपने सीधा-सीधा बोर्ड का अप्रूवल लेकर स्कीम का ही आपने बोला चल भाई बंद कर इसे, बंद कर इसे। हाँ, खेल खत्म कर दिया। या तो फिर जो भी सिनेरियोज़ आपके पास निकल कर आते हैं, यहाँ बोर्ड का अप्रूवल सेबी से है। सेबी के पास आपने एप्लीकेशन लगाई, सेबी ने आपसे फीस माँगी, दैट वाज़ अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 1 लाख रुपीज़ टू द बोर्ड। साथ ही साथ आपने एप्लीकेशन लगाई और सीधा-सीधा डायरेक्ट क्रेडिट बैंक अकाउंट के अंदर उनके कर दिया और वहाँ से आपको अप्रूवल मिला और आपने उठाकर ट्रस्ट को लगा दिया ताला, बंद करो इसे, चाहिए ही नहीं हमें ट्रस्ट। कह रहा चाहिए ही नहीं, कह रहा नहीं सर। कह रहा सर इसके साथ-साथ कुछ बातें और निकल कर आती हैं। अगला फंडा बच्चों ये निकल कर आता है, 1 मिनट, यस।
अगला फंडा ये निकल कर आता है कंपनसेशन कमिटी का। अगर मैं यहाँ पर देखूं क्या क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर जो बन रहा है वो ये सार स्कीम का बन, पहला रूट और दूसरा ये, तीसरा अगर मैं खींच खाच के बनाना चाहूं दैट इज एम्प्लॉय की डेफिनेशन। एम्प्लॉय की डेफिनेशन अगर उसे बनाना है तो यहां से ही वो चीजें बनाई जा सकती हैं। एक ही फंडा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एक ही अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है, बाकी जबरदस्ती तो कोई कुछ भी कर ले। एक एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एक इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ अगला फंडा आता है अबाउट द कंपनसेशन कमिटी। अब देखो बेटा, हर एक कंपनी के अंदर कोई ना कोई तो बंदा होगा ना जो पूरी चीजों को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेगा, कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर करेगा। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ये सब चीजें कंपनी एक कंपनसेशन कमेटी को लेकर आती है, ठीक है। अब काय के लिए कह रहा सर, जितनी भी स्कीम आपके यहाँ चल रही है, जैसे आपने सुपरवाइजर देखा है, सुपरवाइजर होता है किसी जगह पे, वो क्या करता है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको सुपरवाइज करता रहता है, देखता रहता है सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे एक बॉस है, ठीक है, बॉस बैठ के देखते रहेंगे दिव्य मिगलानी सही पढ़ा रहा है अपनी क्लास में कि नहीं, बाकी लोग सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, तो देयर इज अ सुपरवाइजर। ओके, यानी कि कंपनसेशन कमेटी होती है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द स्कीम। ओके, ओके, ठीक है। कह रहा है सर, अब या तो आप डायरेक्टली जा रहे हो तो वो डेलीगेट कर देते हैं, ट्रस्ट के रूट से जा रहे हो तो ट्रस्ट सब देख ही रहा है, ठीक है। कह रहा है सर अच्छा, अगर आपने ट्रस्ट रूट से जाना है तो यहां पर अगर आप ट्रस्ट रूट से जाते हो तो ये कंपनसेशन कमिटी विल डेलीगेट ऑल इट्स पावर्स। कह रहा है यार, जब ट्रस्ट रूट से जा रहे हो तो ये अपनी सारी चीजें ट्रस्ट को ही डेलीगेट कर देता है। ओके, कह रहा सर इसके साथ-साथ बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह भी बनानी पड़ती हैं, जैसे आपको पीआईटी का ध्यान रखना होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कह रहा बहुत बढ़िया। अब हमें ना बच्चों शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत भी पड़ती है बेटा। मैंने कहा वो कब पड़ती है सर? कह रहा सर देखो, आप अगर कभी भी कोई भी किसी भी एम्प्लॉयी को किसी भी तरीके की स्कीम के चलते आप लेकर जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। मैंने कहा है? कह रहा कोई भी स्कीम ले आओ। कह रहा सर कोई भी स्कीम ले आओ। अब बच्चों अगर एसआर पास करने की बारी आ रही है, तो बच्चों अगर मेरे पास बेटा ऑर्डिनरी बिज़नेस होता है, तो ऑर्डिनरी बिज़नेस के अंदर मैं क्या करता हूँ? सर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नोटिस फॉरवर्ड करते हो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा दिस इज़ स्पेशल बिज़नेस। अब अगर स्पेशल बिज़नेस होगा, तो नोटिस के साथ-साथ मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। यानी कि नोटिस के साथ-साथ जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ओके। ठीक है, नोटिस के साथ-साथ क्या जाएगा? देयर गोज़ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल बी अनेक्स्ड विथ नोटिस। कह रहा ओके, ठीक है। कह रहा सर अच्छा, अब एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बताओ। बताओ। कह रहा सर समझ में आया, ऑर्डिनरी बिज़नेस होता है ये क्या है? मैंने कहा ये तो स्पेशल बिज़नेस है, ये तो मुझे भी पता है यार। और जब-जब स्पेशल बिज़नेस होगा तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा। कह रहा पर सर हमारे पास 4 फंडे और निकल कर आते हैं जब आपको एक अलग रेज़ोल्यूशन पास करना होगा शेयर होल्डर्स से। मैंने कहा अलग रेज़ोल्यूशन? कह रहा हाँ। कह रहा ये जो ऊपर रेज़ोल्यूशन लेकर आए हो ना, ये अलग है और ये वाला अलग है। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर अगर आप करने के लिए जा रहे हो सेकेंडरी एक्विजिशन तो सेपरेट रेज़ोल्यूशन लगेगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा लिमिट का ध्यान रखना। कह रहा सर जहां पर आपके पास कहीं न कहीं एक कंपनी जो है सेकेंडरी एक्विजिशन कर रही है बाय ट्रस्ट। एक तो होता है आप खुद कर रहे हो, दूसरा आप ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हो इन केस ऑफ शेयर कैपिटल एक्सपेंशन। अब आपकी शेयर कैपिटल एक्सपैंड हो रही है, पर मैंने आपको बताया था बेटा, अभी यहाँ पर मैंने आपको ऊपर आपके साथ में पढ़ा, हाँ, पढ़ाया नहीं आपने? ना, ना, मैंने आपके साथ में पढ़ा कि मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है सेकेंडरी एक्विजिशन से जाओगे तो? सर ये रही, आपने कहा सारी स्कीम्स की मिलाकर मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 5%। कितनी हो सकती है? 5%, 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, ठीक है। कह रहा सर अब ऐसे ही अगर आप कभी भी सार की बात करते हो, आप किसको कर रहे हो सार? अपनी कंपनी के लोगों को नहीं कर रहे हो। मैंने कहा फिर? कह रहा सर आप अपनी सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी के लोगों के लिए कर रहे हो, तो अलग से एसआर पास करो। मैंने कहा है? कह रहा हाँ। कह रहा सर अब आपने क्या करा, किसी भी हाल के अंदर जो आप सार दो या ऑप्शन दो या बेनिफिट दो अपने एम्प्लॉइज को, कितना हो रहा है? एक्सीडिंग 1%।
एक्सीडिंग 1%, 1% से ज्यादा आप ये काम कर रहे हो कहीं ना कहीं का, ओके। 1% से ज्यादा कह रहा, 1% से ज्यादा आप अगर ये काम कर रहे हो तो सर हो गई बल्ले बल्ले, फिर से एक अलग से एसआर लेकर आओ, सेपरेट रेजोल्यूशन लेकर आओ। मैंने कहा ओके, 1% से ज्यादा हो रहा है ये, 1% ऑफ ज्यादा से क्या, मैंने कहा इशूड शेयर कैपिटल का 1% से ज्यादा, जिसके अंदर जो बचे हुए कन्वर्जन है ना, जैसे कोई प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, कोई डिवेंचर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, तो बच्चों हम उसको कंसिडर नहीं करते बेटा, उसको नहीं करते। नहीं, ना, नो, नो, नो। तो इन सब चीज़ों के अंदर ये बातें आती हैं, 5% की सेक्टोरल के लिमिट्स का ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 2 में। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करता हूँ, वैसे तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो बेटा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट करके अपना डाउट भी यहीं पर पूछ सकते हो। अब अगर आगे चल के आपका मूड बदल जाता है, आप कहते हो ना भैया ना, ना भैया ना, ना भैया ना, मेरे को तो स्कीम बदल दो। मैंने कहा स्कीम बदल दो, मजाक बना रखी है यार। मैंने कहा सबसे पहले तो एसआर पास करना होगा। एसआर पास करना होगा। हाँ, एसआर पास करना होगा। कह रहा सर आपके पास एसआर पास करना होगा। येलो पे, येलो कलर तो पीके को ही जमता था बस। वेरी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो एसआर पास करना होगा। दूसरा, जब भी आप वेरिएशन लेकर आ रहे हो तो वो एम्प्लॉइज के लिए खतरनाक ना हो। कभी भी इट विल नॉट एक्सरसाइज, कह रहे सर अगर कोई भी वेरिएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए आपके पास जो एम्प्लॉइज के अगेंस्ट जा रही है। अगर बच्चों वो एम्प्लॉइज के अगेंस्ट जा रही है ना, तो लॉ कहता है वैसे ही नहीं मानूंगा। मैंने कहा ना मानोगे, कह रहा ना माने, कह रहा ना मानेंगे, बिल्कुल में नहीं मानेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा आपकी जो भी ये रेगुलेशंस हैं, जो आपने कहा शेयर होल्डर अप्रूवल वाली, सर आप ऑप्शंस में आ जाओ, आप सार में आ जाओ, आप शेयर्स में आ जाओ, आप कोई भी बेनिफिट स्कीम में आ जाओ, सब में अप्लाई होगी। आप ये नहीं कि जीईबीएस वाले में अप्लाई हो रही है, रिटायरमेंट वाले में नहीं, सब में कोई भी स्कीम के अंदर चेंज लाओगे तो एसआर पास करना पड़ेगा। अब एसआर पास करने के लिए जा रहे हो तो क्या होगा, कह रहे सर नोटिस देना पड़ेगा, एसआर वाली मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और ध्यान रखना फुल डिटेल्स ऑफ वेरिएशन, फुल डिटेल्स ऑफ वेरिएशन, यस। आपके पास जो वेरिएशन है, आपके पास जो चीजों में बदलाव है, हर जगह आपको ये चेंजेस लाने ही होंगे। मैंने कहा ओके। कह रहा सर बस एक काम और जरूर कर सकते हो, अगर आपने सामने वाले बंदे को ऑप्शन दिया, आपकी कंपनी ने एक ऑप्शन दिया और सामने वाले बंदे ने नहीं लिया, ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन आपने दिया पर इट इज नॉट एक्सरसाइज्ड। कह रहा सर इसने ऑप्शन लिया ही नहीं। ओ, या तो वेस्ट नहीं हुआ, या तो कहीं ना कहीं स्कीम जो है वो आपकी अनअट्रैक्टिव है। कह रहा सर अब आपकी कंपनी को लग रहा है यार ये तो बड़े महंगे ही शेयर हम दे रहे हैं, अब एक काम करते हैं हम अपने महंगे शेयर को सस्ता कर देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अगर आपकी रीप्राइसिंग एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप रीप्राइसिंग भी कर सकते हो। जो स्कीम में बच्चों पहले आपका प्राइस था, आज आप वो प्राइस कर को कम कर रहना चाहते हो, प्राइस को बढ़ाना चाहते हो। आप कह रहे हो सर महंगा दे रहे हैं हम, इसलिए एम्प्लॉय इंटरेस्टेड नहीं है ना, हम इसको सस्ता कर देते हैं। सस्ता कर लो यार, सस्ता कर लो, आपकी स्कीम, आपके शेयर्स, आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। ओके, ठीक है। कह रहा सर अच्छा अब आपने एक स्कीम करी बंद, बेटा जब जैसे हम कोई कंपनी बंद करते हैं तो दो ही तरीके होते हैं, या तो कंपनी गई घाटे में डूब गई, है ना, डूब गई, या तो फिर अपने पास पैसा बच गया। अब ऐसे ही अगर स्कीम बंद हो जाती है तो जो भी एक्सेस मनी आपके पास रिमेनिंग हो जाता है आफ्टर मीटिंग ऑल द ऑब्लिगेशन, जैसे ही आपकी एक्सेस मनी वाली जो स्कीम है वो एकदम हो गई बंद, और अब आप क्या करोगे सर, मतलब आपके पास पैसा बच गया, कह रहा हाँ, आफ्टर मीटिंग ऑल द ऑब्लिगेशन, आफ्टर मीटिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस। अब क्या करें सर, अब क्या करें, आपने हर एक जगह पे पैसा दे दिया, लोन रीपे कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने लोन रीपे कर दिया, एम्प्लॉइज को बांट दिया, सब कुछ कर दिया, क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप इसे ट्रांसफर कर दो अनदर स्कीम, दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर दें ये पैसा। हाँ, अगर आपकी स्कीम वाइंड अप करने के बाद पैसा बच गया है, तो वैसे तो बचेगा ही नहीं, सब लूट लेंगे हम। तो बट यहां पर जैसे ही रिकमेंडेड बाय कंपनसेशन कमिटी होगी, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर स्कीम। कह रहा ठीक है। कह रहा सर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, कह रहा सर आप बस इतना ध्यान रखना ये किसी भी हाल में राइट टू रिनाउंस अवेलेबल नहीं है, कि मेरे को नहीं चाहिए इसको दे दो, इसको दे दो, मेरा दोस्त है इसको दे दो, नहीं।
शैल नॉट बी, जो भी आपको ऑप्शंस अपने एक एम्प्लॉयी को मिलते हैं, तो वहां राइट इश्यू की तरह राइट टू रेनाउंस नहीं है बेटा, कि मेरे को नहीं चाहिए, इसको दे दो, ये मेरा दोस्त है, ये रख लेगा, इसको दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है? कह रहा सर, अगर आपने कभी भी ऐसा, पहली बात तो करना अलाउड ही नहीं है, कर दिया तो खेल खराब हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है, आप कहते हो घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, कह रहा रोना रपटा नहीं चलेगा, और आप अगर इसको उठा के कल को गिरवी रखने के लिए कहीं चले जाओ तो लॉ कहता है वो भी अलाउड नहीं है। कह रहा ठीक है। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं संसार में, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। तो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट, तो जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, लीगल हायर के पास चले जाएंगे। कौन सी डेट पर? फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। ठीक है। अब सर, अगर मान लो आपको लकवा मार जाए, मैं कहा लकवा मतलब आपको पैरालिसिस हो जाए सर काम करते करते, मेरे को आगे की क्लास कौन कराएगा? यार सर, आपको हो जाए, एम्प्लॉय सफर्स अ परमानेंट इनकैपेसिटी व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट। कह रहा ठीक है। कह रहा सर, तो जिस डेट पर एज ऑन डेट ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटेशन, ये सारी चीजें, सारे शेयर्स बिना किसी टाइम पीरियड के उसी दिन मैं आपको दे दूंगा, सेम डे। हाँ। और अब बस इतना ध्यान रखना, अगर वो रिजाइन कर देता है, या तो खुद कहता है कि मैं तो चला भैया, मैं तो चला घर, नमस्कार आदाब राम राम, नहीं करना है मेरे को तुम्हारे यहाँ काम, वो कहता है मैं तो चला तुम्हारे यहाँ से, या तो फिर आप ही उसे धक्के मार के निकाल देते हो, तो कह रहा है सर ये सारे ऑप्शंस विल एक्सपायर। ओके, सारे ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे सर। हाँ बेटा, सारे ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे। कह रहा अच्छा सर, अगर मान लो कि आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स पहले से ही लिस्टेड हैं, तो आप स्कीम का, रेगुलेशंस का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। कह रहा प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर आना स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि जो भी शेयर्स अब आप अपने एम्प्लॉइज को दोगे, वो भी तो स्टॉक एक्सचेंज पे दिखने चाहिए ना बच्चों। हाँ, कह रहा सर, और साथ ही साथ जब भी आप ऐसा करोगे तो कंपनी वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़रूर बताएगी, जिसके ऊपर आपके ये शेयर्स की लिस्टिंग दिख रही है। ठीक है? जब भी शेयर्स, जैसे ही जब भी ऐसी कोई भी स्कीम अगर आपके पास निकल कर आती है, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़रूर बताना। है ना? एक बात बताओ बेटा, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है ना कि पूरे का पूरा जितना भी लॉ है, हम पूरे के पूरे लॉ को फुलफिल कर रहे हैं। सर बिल्कुल। तो ऐसे ही आपको एक सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स लेना होता है। किससे? सेक्रेटेरियल ऑडिटर से। और सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस चेक करके बताएगा कि भाई आपने ये जो पूरी की पूरी स्कीम अप्लाई कर दी है, इस स्कीम के अंदर जितने रूल्स हैं, जितनी रेगुलेशंस हैं, आपने उनको माना भी है या नहीं? ओके। कह रहा सर, इसके साथ-साथ एक काम और। मैंने कहा वो क्या? कह रहा ईएसओएस। मैंने कहा ईएसओएस ये अलग स्कीम है। मैंने कहा हाँ, हाँ। कह रहा सर, ईएसओएस के अंदर सबसे पहली बात, अब कुछ-कुछ बातें ऐसी आती हैं। कह रहा सर देखो, पहली बात तो डिस्क्लोज़र दे देना। मैंने कहा डिस्क्लोज़र कौन-सा? कह रहा जो सेबी ने बताया है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर आपकी मर्ज़ी है, किसी मर्ज़ी रेट पर आप प्राइस अपना डिसाइड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हमारे को नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अगर कभी भी, जब तक आपको शेयर्स आपको इश्यू नहीं हो जाते, तब तक आपका वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो वेस्टिंग पीरियड में देयर विल बी नो बेनिफिट्स एट ऑल। नो बेनिफिट्स एट ऑल, ना, 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 कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं बच्चों, जब आप बेटा वेस्टिंग पीरियड में होते हो। ठीक है? वेस्टिंग पीरियड में कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, जब तक आपको शेयर असलियत में मिल नहीं जाता, आपके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक मैं आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला हूँ। ओके, ठीक है? कह रहा सर ठीक है, ओके। अब जो भी इंसान जिसके पास कोई भी ऑप्शन निकल कर आता है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ ऑप्शन है। मैंने अभी सिर्फ आपको एक मौका दिया है कि भैया ये लो शेयर्स। अब आपके पास, आपको अपने ऑप्शंस के ऊपर ना कोई डिविडेंड, ना कोई वोटिंग राइट, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक आप अपने शेयर्स को इश्यू नहीं हो जाते आपको, कह रहा भाई जिस दिन गाड़ी मिलेगी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने लकी ड्रॉ आपको भरवाया गया है। अभी आपने स्लिप भरी है, आपने सिर्फ एडवांस दिया है। जब तक गाड़ी मिल नहीं जाती, उस गाड़ी में बैठोगे कैसे यार? नहीं बैठ सकते। जब तक शेयर्स मिल नहीं जाते, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? तब तक ना मैं वोट दूँगा, ना डिविडेंड दूँगा, ना कुछ दूँगा आपको। ठीक है। कह रहा सर पर एक काम करते हैं। आपने पैसा दे दिया। मैंने कहा हाँ, आपने पे कर दिया। पे करने के बाद अब आपके पास जो भी ग्रांट वेस्टिंग या एक्सरसाइज का टाइम आ जाता है।
मैंने कहा ठीक है। कह रहा अगर वहाँ पर पैसे देने के बाद भी आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो कंपनी आपके दिए हुए शेयर्स को आपको देने वाले जो शेयर्स हैं, उनको फॉरफिट कर लेगी। यानी कि शेयर्स फॉरफिट हो जाएँगे। हाँ, यानी कि देयर विल बी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स प्लस, 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 प्लस इसके साथ-साथ रिफंड भी हो सकता है। इट कैन बी रिफंडेड पर ज़रूरी नहीं है रिफंड होगा। इट कैन बी रिफंडेड अगर यहाँ पर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, वो फुलफिल होती हैं तो। नहीं हुई, कह रहा सर अगर आपका फेलियर हो गया ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो लॉ कह रहा है भाई फिर तो तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा। पर अगर मुझे पता चला तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, तो कह रहा सर फिर नहीं दूँगा पैसे वापस, नहीं देगा पैसे वापस, ना। कह रहा सर फिर अगली स्कीम हमारे पास निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं ईएसपीएस। शॉर्ट नोट बच्चों कहीं न कहीं अगर वो बनाना चाहे तो बना सकता है। कह रहा सर अगेन फिर से जैसे हमने कहा जैसे हमारी स्कीम होगी उसकी डिटेल हम आपको बता देंगे, सेबी बताएगा, फालतू का पॉइंट 1-2 जगह निकलता रहता है। कह रहा यहाँ पर जो 2 बातें मेन ध्यान रखने की हैं दैट इज़ मन मिनिमम 1 ईयर लॉक इन पीरियड। 1 साल का लॉक इन होगा? कह रहा हाँ, 1 साल का लॉक इन पीरियड आपको निकल के आता है और अगर कभी भी अगर आप ये ईएसपीएस को एज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक इश्यू लेकर आ रहे हो, मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर आप पब्लिक इश्यू लेकर आते हो और पब्लिक इश्यू का हिस्सा इसे बनाते हो, तो आपका जो भी प्राइस होगा प्राइस जो है जिस प्राइस पर आप एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स इशू करने वाले हो और जिस प्राइस पर आप अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करने वाले हो, ये दोनों प्राइस क्या होंगे? दे दो बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल। ये दोनों प्राइस अलग-अलग नहीं हो सकते कि मेरे एम्प्लॉइज हैं इनको तो सस्ते में दे दो। क्यों? किस खुशी में? पब्लिक को जिस प्राइस पे ऑफर करोगे उसी प्राइस पर ये वाले शेयर्स भी ऑफर होने चाहिए, कम नहीं हो सकते। ये नहीं कि चलो मेरे लिए काम करता है, ऐसा नहीं होने वाला है। सबका सेम प्राइस रहेगा। यार सर ठीक है। ये सार स्कीम कौन-सी होती है यार? सार स्कीम है ना। सार स्कीम के अंदर सारी अगेन फिर से वो सारी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसा सेबी ने आपको बताया। अब यहाँ पर फिर डिफरेंस वहाँ पर लॉक इन पीरियड 1 ईयर था, यहाँ वेस्टिंग पीरियड 1 साल का आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको भई आप सार होल्डर हो, आपको सार मिल गया है, तो जब तक आपको शेयर सार ग्रांट नहीं हो जाता, तब तक के लिए मैं आपको कोई भी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ बोनस, इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दूँगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर कंपनी के पास अल्टीमेटली फ्रीडम है कि अगर वो कभी भी सार स्कीम के चलते अगर इस स्कीम को सेटल करना चाहे, तो आपकी मर्ज़ी है सर आप सामने वाले सार ग्रांटी को, अपने एम्प्लॉयी को चाहो तो कैश में भी सेटल कर सकते हो और चाहो तो आप उसे इक्विटी शेयर्स में भी सेटल कर सकते हो। बच्चों दोनों तरीके की स्कीम्स हमारे पास होती हैं। बहुत अच्छा काम करा उसने तो आपने उसे कैश दे दिया, चल यार बात खत्म कर। आपने कहा नहीं यार मैं तो उसे इक्विटी शेयर्स ही दूँगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दोनों तरीके से स्कीम्स आपके पास होती हैं, दोनों तरीके से सेटलमेंट हो सकती हैं। 2-3 पॉइंट्स हमेशा से ही आप फालतू के बना सकते हो हर जगह पर। जैसे पहला कि डिटेल्स ऑफ द मैनर स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड और दूसरा एक घिसा-पिटा पॉइंट जो हर जगह आता है कि डिस्क्लोजर्स एज़ स्पेसिफाइड बाय सेबी। इस बात को घुमा-घुमा कर जहाँ पे मौका लगे पॉइंट कम पड़ रहा है बना दें। जहाँ मौका लगे पॉइंट कम पड़ रहा है, एक ऐसे पॉइंट्स को आप ज़रूर बना सकते हैं। तो ठीक है। क्या सर अब आती है जीईबीएस यानी कि जनरल एम्प्लॉयी बेनिफिट स्कीम। यहाँ पर अब फिर से ऐसी स्कीम निकल कर आती है जिसको फिर से आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी सारी डिटेल्स आपको बतानी है। सर डिटेल तो हम हर जगह बताते हैं, बेटा ज़बरदस्ती के पॉइंट भी तो बनाने हैं, ठीक है? कह रहा सर अब अगर आप कभी भी ऐसे शेयर्स को लेकर आ रहे हो, तो आप कितने शेयर इश्यू कर सकते हो? मैंने कहा 10% ऑफ बुक वैल्यू या तो फिर मैं कहूँ फेयर वैल्यू या मैं कहूँ मार्केट वैल्यू। किस चीज़ के? ऑफ टोटल एसेट्स इनमें से जो भी लोअर होगा, लोअर माने पजामा नहीं, ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ स्कीम। अब आप कहोगे सर ये टोटल एसेट कहाँ से निकल कर आ रहा है? बेटा टोटल एसेट की अगर मैं बात यहाँ पर निकाल कर लाता हूँ, तो दैट मीन्स एज़ पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। मैं कहा लो जी। लो जी, कह रहा है हाँ, कह रहा है इसके साथ ही साथ ये हो गई मैक्सिमम लिमिट और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को बोला गया कि भाई जितने भी ये शेयर इश्यू हो रहे हैं ना, ये सारी स्कीम का तू ध्यान रखेगा।
सारी स्कीम का तू ध्यान रखेगा? कह रहा हाँ, सारी स्कीम का तू ध्यान रखेगा और अगर तूने ध्यान नहीं रखा ना भाई, क्योंकि तेरे भरोसे है भाई ये सब तुमने पढ़ा है, तुम्हारे भरोसे है। हम नहीं आके चेक करेंगे, तुमने सर्टिफिकेट दे दिया, तुम ले लिया अपने हज़ारों लाखों रुपए कंपनी सेक्रेटरी वालों और हम तो तुम्हारी ही ये पूरी की पूरी बातें ध्यान रखूँगा। कह रहा है, यस। कह रहा सर अच्छा, ओके। आगे चलते हैं। कह रहा अगला फंड आता है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम यानी कि आरबीएस। आरबीएस का मतलब फिर से बेटा वही घिसी-पिटी कुछ 2-3 चीजें जो हमेशा रहेंगी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दीज़ रेगुलेशंस जो लॉ है उसका उसको पूरे तरीके से बात को ध्यान से सोच समझ के आगे लेकर चलना। फिर से लिमिट वही निकल कर आ रही है 10% वाली जो आपने अभी जनरल वाली पढ़ी, ठीक है? जो आपने स्कीम पहले जनरल पढ़ी ना अभी? पढ़ी ना जनरल एम्प्लॉयी बेनिफिट स्कीम बस उसकी और इसकी लिमिट भी सेम है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर आपको सर्टिफाई करके देगा और पूरे तरीके से आपको डिस्क्लोजर भी करना है कि आप कौन सी स्कीम ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। यहाँ पर सेबी लॉ कंप्लायंस, दूसरा डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल, तीसरा वो डिटेल्स भी सेम है और उसके बाद सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। क्या सर? ओके। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशंस क्या कहती हैं? इकलौती जगह जहां पर कहीं ना कहीं अगर ढंग का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाना है तो एग्जामिनर घुमा फिरा कर आपको यहां पर ले ही आएगा, ले आएगा। हाँ, अगर उसे बड़ा क्वेश्चन बनाना है तो, अगर उसे कुछ अच्छा कुछ कहते हैं ना चज का बनाना है तो कह रहा सर अब पहली बात तो हमारे लिए एम्प्लॉय कौन है? मैंने कहा कोई भी चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो वो एम्प्लॉय है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर आपकी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर हो बट ध्यान रखना, कह रहा सर यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैन बी इंक्लूडेड। मतलब सर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी उठा के ये दे दें स्वेट इक्विटी? हाँ दे दो। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में तो हमने यहाँ पर इसे भी इंक्लूड कर लिया है। कह रहा सर ओके। कह रहा सर अच्छा अब इसके साथ ही साथ आप एम्प्लॉय को भी दे सकते हो, डायरेक्टर को भी दे सकते हो। हाँ बच्चों, अब फिर से क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, सेबी की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी का ही सेबी से लेना-देना होता है। कह रहा कितने कितने कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू? मैंने कहा मैक्सिमम 15%। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर एनुअली। एनुअली अगर आप लिखना चाहो तो ये 1 साल का होता है और ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहूँ कि यहाँ पर एक कंपनी के अंदर इट कैन बी मैक्सिमम 25%, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एट एनी टाइम। ओके, ठीक है। ओवरऑल लाइफ टाइम की अगर मैं बात करता हूँ ये दिस इज ओवरऑल लिमिट और एक बार अगर आप करने जा रहे हो इट कैन बी मैक्सिमम 15% ओनली। एक बार में 1 साल में 15% और ओवरऑल अगर मैं पूरे हिसाब की बात करूँगा, इट कैन बी 25%। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है सर आपके पास अगर कंपनी आपकी आईजीपी पर है, इनोवेटर्स वाली है तो फिर से लिमिट कितनी आ जाती है? 15%। मैंने कहा अच्छा, हाँ। द लिमिट इज 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, एनुअल प्लस ओवरऑल। पर ये जो आपकी लिमिट है बच्चों 15% वाली, ये सिर्फ और सिर्फ रहती जो है ना, इट इज अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक आपकी ये लिमिट है। अप टू 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 10 साल के बाद हम आपकी लिमिट बढ़ाकर फिर से 25% कर देंगे, यानी कि नॉर्मल वाली लिमिट आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी शुरू के 10 साल तक आपकी लिमिट यही रहने वाली। ओके, सॉरी, 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 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। 15 नहीं है, 15 इज़ ये वाली एनुअल है। रुक जाओ, 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 रुक जाओ। क्या सर एनुअल? मैंने कहा हाँ। कह रहा और ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ, ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है सर? यस। ये लिमिट्स कब तक है? अप टू 10%, अप टू 10 इयर्स। उसके बाद नॉर्मल कंपनी वाली लिमिट यानी कि 15-25 वाली आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मैं कहा ठीक है। कह रहा अब अगर आप कभी भी स्वेट इक्विटी इश्यू करते हो तो सर क्या करना पड़ेगा? एसआर इश्यू करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। अब अगर एसआर पास करने के लिए जाते हो तो बच्चों क्या चाहिए? नोटिस प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कह रहे हाँ,
कह रहा है इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ कभी भी स्वेट इक्विटी शेयर्स को अगर आप लेकर आते हो तो आपको क्या करना होगा? कह रहा है सर आपको रेज़ोल्यूशन पास करना होगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। मैंने कहा अभी तो आपने अलग बोला यहाँ पर और अभी यहाँ पे आप अलग बोल रहे हो सर क्या कर रहे हो? बेटा, 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 यहाँ पर जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? ऐसे एम्प्लॉइज़ जो प्रमोटर ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप उनके पास जा रहे हो तो सिंपल मेजॉरिटी वाला भी काम करेगा। अच्छा, प्रमोटर ग्रुप वालों के पास जा रहा हूँ तो सिंपल मेजॉरिटी वाला रेज़ोल्यूशन भी काम कर जाएगा। हाँ, आपकी मर्ज़ी है आप पोस्टल बैलेट से कराओ, आपकी मर्ज़ी है ई-वोटिंग से कराओ। कह रहा है बस इतना ध्यान रखना जिन बंदों को आप शेयर देने वाले हो, जिन लोगों को आप बेनिफिट देने वाले हो, दे विल नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है? एम्प्लॉइज़ के अलावा जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वहाँ पर प्रमोटर ग्रुप पे हो सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा केस है तो आपको एसआर ही पास करना होता है। ठीक है? बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेज़ोल्यूशन एसआर जाएगा तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी। कह रहे हैं सर इक्विटी शेयर्स के लिए स्पेशल रेज़ोल्यूशन चाहिए और जब भी एक रेज़ोल्यूशन की हम लोग बात करें तो वो वैलिड होगा फॉर नॉट लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेज़ोल्यूशन यानी कि 12 मंथ्स वैलिडिटी यस। मैं कहा लो जी, बहुत बढ़िया। कह रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ-साथ एक काम और करते हैं, वैल्यूएशन। कह रहा है सर अब जब भी हम वैल्यूएशन की बात करें, तो वैल्यूएशन कौन करेगा? कह रहा है सर एक मर्चेंट बैंकर से करवा लूँगा। मैं कहा बहुत बढ़िया। कह रहा है इसके साथ ही साथ जो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेकर आ जाओ और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाना अबाउट कि क्या वैल्यूएशन आपकी निकली है एज़ पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एक और बात कर लेते हैं भई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करनी ज़रूरी है कि अकाउंट्स हमारा कैसा चलेगा। क्या सर देखो वैसे तो जब आपने शेयर इश्यू कर दिए बदले में पैसा ले लिया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना बेटा गिन लेंगे अपन 500 के नोट है गिन लेंगे कह रहा पर अगर कोई नॉन कैश कंसिडरेशन आ गई तो कहा हाँ हाँ कह रहा सर अब आपने सामने बल्ले बंदे को शेयर्स दे दिए और उसने बदले में आपको भैंस दे दी भैंस मत लो चलो भैंस मत लो कोई एसेट ले लो कोई भी डेप्रिसिएबल या अमोर्टाइज एसेट आपने अगर ले लिया तो वहां पर क्या होने वाला है कह रहा सर अब आप उसे बैलेंस शीट में लेकर जाओगे और एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काम करो मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अगर ऊपर वाला फंडा अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि एसेट जो है वो डेप्रिसिएबल, अमोर्टाइजेबल ऐसा नहीं है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो खर्चा दिखा दो। अगर ऊपर वाला फंडा अप्लाई नहीं हो रहा तो नीचे वाले पे आओ, खर्चा दिखा दो, बात खत्म करो सर। मैं कहा खत्म करें? कह रहा हाँ। कह रहा अच्छा इसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जो ऑडिटर सर्टिफिकेट आया है उसे एनुअल जनरल मीटिंग में रखना मत भूलना। वैल्यूएशन कराया ना, वैल्यूएशन कराया, बदले में आपने क्या लिया? एसेट लिया ना, तो ऑडिटर सर्टिफिकेट रखना मत भूलना। कह रहा सर इसके साथ ही साथ एक मैनेजरियल रेम्युनरेशन की लिमिट होती है सेक्शन नंबर 196 197 पे ये पता है आप लोगों को पढ़ा है ऐसा कुछ मैनेजरियल रेम्युनरेशन कौन कितनी सैलरी लेगा 11% 13% 1% 3% 5% अलग 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 लिमिट्स हैं अलग 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 लिमिट्स हैं तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं कह रहा सर इसके साथ ही साथ अब एक और काम करना होता है कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है क्यों क्योंकि एसआर पास हुआ है कह रहा सर और जिस दिन भी आपकी कंपनी ने कैसे भी करके स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए शेयर्स इशू आपने अगर कर दिए किसको अपने एम्प्लॉइज को सर इशू करते ही जैसे ही आपने ये काम इशू कर दिया तो इशू करते ही यहां से स्टॉक एक्सचेंज के पास दौड़ोगे विद इन 7 डेज 7 दिनों के अंदर अंदर आपको वहां दौड़ना है और वहां पर उन्हें बताना है कितने इक्विटी शेयर्स आए किस प्राइस पर कितना पैसा रिसीव हुआ कौन कौन से बंदे को हमने इशू करे हैं और हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं इस इक्विटी शेयर्स को इशू करने के बाद या इस पर्टिकुलर स्कीम के बाद में चलिए भाई बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म अगर आपके पास वैसे तो मैंने सारी चीजों को कवर कर दिया है इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं सर लॉक इन नहीं बताया आपकी बुक में कहां बताया लॉक इन यार
जो काम की बातें होंगी वही बताऊँगा ना बेटा, काम की बातें होंगी वही बताऊँगा। अच्छा, इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे नोट कर सकते हो, एम्प्लॉयी की डेफिनिशन अच्छी है बेटा, जो आपके पास स्कीम्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, उसको एक बार अच्छे से कर लेना। इसके अलावा वेरिएशन में नहीं, नहीं। छोटे-मोटे क्वेश्चन्स अगर 2-3 नंबर के उसे बनाने हैं, तो ऐसा बोल देगा कि मॉर्गेज हो सकता है, एलिनेट हो सकता है, डेट ऑफ जैसे यहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी वाला पॉइंट है, वो ठीक है। स्कीम के ऊपर शॉर्ट नोट अगर उसे देने हैं, ईएस, ओएस के ऊपर ही सेम चीज़ रिपीट होती है। सार और उसके बाद आरबीएस पे कहीं न कहीं मुझे लगता है आरबीएस या जीईबीएस कुछ कर लिया तो ठीक है और एक स्वेट इक्विटी। छोटे-मोटे जितनी भी इर्रेलेवेंट चीज़ें थी, जितनी भी बार-बार रिपीट हो रही थी, मैंने अपने आप निकाल दी हैं। पढ़ाई अच्छे से करते रहो। स्टे ट्यून्ड ऐसे ही दोबारा से आऊँगा, दोबारा से बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।